यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। कल सुप्रिया सुले और आज शरद पवार दोनों का कहना है कि अजीत पवार हमारे नेता है और उनसे कोई मतभेद नहीं। और देखिए, जैसा हमने जिक्र किया, महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी ज्यादा उथल पुथल हो रही है, कौन किसका ये पता ही नहीं। इसीलिए कह रहे कि रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हलचलें इस बार क्यों पैदा हुई? इसलिए क्योंकि सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों की तरफ से एक ही लाइन में बात कही जा रही है कि अजीत हमारे नेता हैं, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार होते हैं। ये स्टेटमेंट बेहद नपातुला हो सकता है, लेकिन इसके मायने अलग हैं। क्या इन दोनों के कल और आज के बयान को सुनने के बाद उन बयानों को भूल जाया जाए जो उन्होंने अजीत के अलग होते वक्त दिए थे, या फिर ये माना जाए कि ये शरद पवार की किसी नई रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का स्टेटमेंट राज्य में नई सियासी हलचल की ओर इशारा कर रहा है। बावनकुले का दावा यह है कि शरद और सुप्रिया दोनों का हृदय परिवर्तन हो सकता है, यानी वो दोनों एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अगर ये एनडीए वाले हो गए तो फिर इंडिया का क्या होगा? इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में इसी महीने के आखिर में 29 और 30 तारीख को होनी है। उससे पहले सुप्रिया और शरद का अजीत को अपना नेता कहना, यानी कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो अंदर ही अंदर पक रहा है। तो क्या ऐसा माना जाए कि महाराष्ट्र में हलचल बढ़ने वाली है? आज इन्हीं अहम सवालों पर बात होगी और हमारे साथ में कई खास मेहमान होंगे। आप जरा एक बार सुप्रिया सुले ने किस अंदाज में अजीत को अपना नेता बताया और क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए एक बार। त्यापैकी काही लोकांनी एक वेगळा निर्णय घेतलेला आहे, कंप्लेंट स्पीकरला केलेली आहे आणि प्रक्रियेमध्ये आम्ही आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुठलीही स्प्लिट झालेली नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देशाचे अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेब आहेत आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय जयंत पाटील आहेत। पवारांचं राष्ट्रवादीतलं स्टेटस काय? ते आमच्या पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते आणि आमदार आहेत आणि आता त्यांनी पक्षाच्या विरोधात काही त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे, त्याची कंप्लेंट आम्ही स्पीकर साहेबांकडे महाराष्ट्राच्या असेंब्लीमध्ये दिलेली आहे। मैंने बताया ना कि साल भरे में मोदी जी जो काम करने वाले हैं 2024 के चुनाव तक, और आज तक जो काम किया 9 साल, ये देखते हुए माननीय शरद पवार साहब का भी मन परिवर्तन और मत परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है कि वो चुनाव तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले भारत का निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से उनका मन परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, अजीत के साथ मेरी मुलाकातें गुप्त नहीं हैं। शरद पवार बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन भतीजे के साथ में मुलाकातें फिर भी बार बार हो रही हैं। दरअसल चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भतीजे को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चाचा को भी साथ लेकर आओ। ऐसी चर्चा हो रही है सियासी तौर पर। और देखिए, राजनीति में ये जो खुसफुसाहट होती है, ये यूं ही तो नहीं होती, इसके पीछे भी मकसद होता है, ये पर्पसली होती है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शायना एनसी हमारे साथ में रहेंगी, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर राहुल वाघमारे जल्दी हमारे साथ में होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी जल्दी हमारे साथ में होंगे, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन ये अजीत पवार वाली साइड के हैं। राघवेंद्र द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त हैं, और राहुल लाल भी हमारे साथ में इस वक्त हैं स्टूडियो से। राहुल लाल जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनका भी हृदय परिवर्तन होगा, उनका भी मन परिवर्तन हो सकता है, होगा, इतना कॉन्फिडेंट है। सुप्रिया सुले के बयान, शरद पवार के बयान आजकल बदले से हैं, राजनीति में कुछ यूं ही नहीं बदलता। पूजा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बयान सुप्रिया सुले जी का भी कल मैंने काफ़ी सावधानी से सुना है, और आज शरद पवार जी के भी बयान को देखा है। देखिए, प्रयास एक तो जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, भाजपा प्रयास तो कर ही रही है कि शरद पवार जी को भी अपने खेमे में ले आया जाए। दूसरे तरफ से टीम इंडिया के तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं कि शरद पवार अपने भतीजे को फिर से वापस जो है कि दूसरे खेमे में ले आए। तो अभी एक तरह से देखिए, जो गठबंधन बना है, एक तरफ वहाँ पे जो महाविकास अघाड़ी पहले से ही है, जो कि अब टीम इंडिया में परिवर्तित हो चुका है, उनके उधर से गठबंधन बना पड़ा हुआ है, वो भी अपने गठबंधन के विस्तार के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और दूसरी तरफ से जो है कि एनडीए भी पूरी ताकत लगा रही है, जिसमें तमाम एजेंसियों का भी प्रयोग हो रहा है। तो इस दृष्टि से देखिए, मुलाकात तो 4 मुलाकातें हुई हैं। 3 मुलाकातें बिल्कुल सार्वजनिक किस्म की रही, चौथी मुलाकात जो है कि वो गोपनीय थी। हालांकि शरद पवार ने कहा कि गोपनीय नहीं थी, जिसको जबरन मीडिया गोपनीय कह रहा है, लेकिन वो मुलाकातें अजीत पवार से उनकी लगातार हो रही हैं। तो अब ये एक दिलचस्प सा चीज़ है। देखिए, जब भी कोई गठबंधन बनता है पूजा जी, गठबंधन कोई राजनीतिक दल स्वयं नहीं बनाता है, गठबंधन जनता के दबाव में बनता है। शरद पवार एक तरह से राजनीति के काफ़ी पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अगर वो कोई निर्णय लेंगे कि एनडीए में जाना है या इंडिया में जाना है, तो
तो उस निर्णय में वो जरूर देखते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। अभी तमाम जो सर्वे हुए हैं, अगर एनसीपी में टूट के बाद भी और उद्धव ठाकरे गुट में पहले ही टूट हो चुका है, उस टूट के बावजूद भी पलड़ा जो है तमाम सर्वे में महाविकास अघाड़ी का या टीम इंडिया का भारी दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो दबाव बन रहा है वो जनता का दबाव बन रहा है कि आप किधर जाते हैं, इधर जाते हैं या उधर जाते हैं। तो उस स्थिति में हमें दिख रहा है कि एनसीपी में अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ले गई, लेकिन एक तरह से अजित पवार एनसीपी के केवल 5% वोट ही लेके जो है कि वो बीजेपी में जा सके। बाकी पूरा जो एनसीपी का वोट है वो कहीं न कहीं इंटैक्ट है शरद पवार के साथ। तो अब सारी जिम्मेवारी शरद पवार के ऊपर है और हमें ऐसा दिख रहा है कि शरद पवार के ऊपर जो है कि वो कहीं न कहीं फिर से वो ये समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं अजित पवार को कि देखिए आप उधर गए हैं, लेकिन आप इसमें सत्ता में जरूर हैं, लेकिन जब इलेक्शंस का समय होगा तो वैसे स्थिति में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप केवल 5% वोट लेके जा पाए, 95% वोट अभी भी हमारे पास है। ये हर प्रकार की रस्साकसी की स्थिति अभी पूजा जी महाराष्ट्र की राजनीति में जारी है अभी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी सिचुएशन है इसके पीछे सरकारी एजेंसीज हैं। वाघमारे साहब, मैं आपके पास आते हुए सवाल ये है कि आजकल शरद पवार, सुप्रिया सुले, सबके बयान बदले से नजर आ रहे हैं, और अगर ये बदल गए, अभी तो बयान बदले, और अगर ये बदल गए तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सबसे पहली बात कि पवार साहब ने ओपनली कहा है, अभी हाल ही में बीड़ में जो मीटिंग हो गई थी, जनमानस में बहुत बड़ी सभा हो गई थी, उन्होंने कहा है कि हम भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, और उन्होंने पब्लिक खेमे का जो अपना जो स्तर है वो पूरी तरह से खुला कर दिया है कि मैं जाने वाला नहीं हूं। देखिए, पवार जी का जो बयान है उसके पीछे कुछ लीगल कुछ कार्रवाई है, उसके लिए शायद पवार साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एमएलए हैं वो शिवसेना के साथ जो हुआ कि एमएलए को जाना पड़ा या एमएलए के बारे में आपकी आवाज नहीं आ रही है वाघमारे साहब, आवाज नहीं आ रही है राघवेंद्र द्विवेदी। लेकिन वाघमारे साहब की बात से एक बात तो समझ में आ गई, वो कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज के कारण वो ऐसी बातें कह रहे हैं। पूजा जी, राजनीति में हर व्यक्ति अपनी संभावनाओं की तलाश करता है। जिस दिन अजीत पवार जी राज्यपाल से मिलने गए थे, उस दिन शायद मीडिया में भी ये हलचल नहीं थी कि उधर से निकलेंगे तो मुख्यमंत्री बन के निकलेंगे। तो कहीं न कहीं इसमें देखा जाए कि अजीत पवार जी का जो कद है अब वो छोटा होने वाला नहीं है, और शरद पवार जी और उनकी पुत्री सुप्रिया जी भी मान चुकी हैं कि अजीत जी ने जो किया ठीक किया, अगर अब इसमें हम कुछ करते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। तो इसलिए अब जो अजीत जी करेंगे, अजीत जी की अगुवाई में ही हम एनडीए में जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अजीत जी बहुत सुलझे हुए नेता है। आप देखिए, भाजपा के बाद पिछली बार भी गए थे उप मुख्यमंत्री बनने, फिर प्रेशर पड़ा पार्टी का तो हट गए। हाँ, वाघमारे साहब, राज्यपाल टेक्निकलिटीज नहीं बल्कि प्रेशर है कि कहीं पूरी पार्टी हाथ से ना निकल जाए। जी नहीं, एक बात आप सोचिए कि पवार साहब ने 9 मंत्रियों के खिलाफ सभापति के पास उन्होंने तकरार दाखिल की है कि ये 9 जन ने हमारे पार्टी से निकल गए, लेकिन चुनाव आयोग के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा उठ गया है। दूसरी बात, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी लोग शिवसेना और एनसीपी के जो बाहर गए हैं, उनके प्रति जनता के दिल में बहुत ही गुस्सा है, लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो पवार साहब ये डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि जनमानस का सर्वे और अगर बाकी की चीजें आप देखते हो तो ये बात मुमकिन ही नहीं है। रही बात पवार साहब ने जो बात कही है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि टेक्निकल तौर पे उन्होंने कहा है, नहीं तो शिवसेना जैसी वाघमारे साहब, ये तो बड़ी फॉर्मल सी बातें हो गई। मैं तो बड़ा खुलकर आपसे बात करती हूँ। अगर कोई पार्टी से इस तरह अपने साथ नेता को लेकर जाए तो उसको कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना। मैं गलत तो नहीं कह रही हूं? इसे कहते हैं धोखा, इसे कहते हैं छल। मैं गलत तो नहीं कह रही हूं? बराबर है। अगर राजनीति में ये धोखा छल अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ किया तो फिर वो पार्टी के नेता कैसे हुए? फिर शरद पवार, सुप्रिया सुले क्यों उनको मजबूरी में, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, उनका डर है, इसका मतलब वो डर गए, अजीत पवार ज्यादा पावरफुल हो गए? नहीं, मुझे बात करने का मौका दीजिए। देखिए, जनमानस के अंदर पवार साहब खुली तरह से खुल के बोल रहे हैं कि ये धोखा किया है और जो लोगों को मैंने बड़ा किया वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है। जनता उनको पूरी तरह से सबक सिखाएगी, ये बात खुल के पवार साहब कर रहे हैं। जिन्होंने धोखा किया वो हमारे नेता तो नहीं हो सकते। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी, अजीत पवार गुट। हाँ, पॉलिटिकल बात अलग है, टेक्निकल बात अलग है।
आप ये बात को समझ के चलिए मैडम। लोकतंत्र में ये अधिकार है, वो हमारे नेता हैं। एक शब्द कहूंगा इसमें। देखिए, मैं इसमें ऐसा मानता हूं कहीं न कहीं अजीत पवार को मनाने का प्रयास है शरद पवार की तरफ से, कि उनको अगर पहले से देखिए आप उनको बड़ा भूला कहेंगे कि आप विद्रोही हैं, तो फिर अगर पार्टी में वापसी का प्रयास फिर विफल हो जाएगा। ब्रजमोहन, जिनको पहले धोखेबाज कहा गया, ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अजीत पवार तो शरद पवार को बताकर गए थे। किसने कहा कि नहीं बताकर गए? उनको कहकर गए कि मैं जा रहा हूं। क्यों ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, यही बात हुई थी ना आपकी हमारी? बिल्कुल। देखिए, बात बहुत इसमें स्पष्ट है। हम लोग लगातार इस मुद्दे पे अपनी पार्टी में रैंक एंड फाइल के साथ बातचीत कर रहे थे और सबों का मत ये था कि आज देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो देश को आगे ले जा सके, और इसके लिए एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। और सबों की मान्यता यही थी कि इस मौके पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता जो देश को आने वाले दिनों में जिसको विकास की गति दे सके। और ये बात आदरणीय शरद पवार जी को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से बताई थी, और इसके ही चलते वो हम लोगों की बात से सहमत नहीं थे। ये बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई विघटन नहीं हुआ है, स्प्लिट नहीं हुआ है। ये बात मैंने 7 तारीख को भी पार्टी की तरफ से कही थी। अरे हमारी पार्टी अपने साथ विधायकों को, सांसदों को उठाकर ले जाते हैं और खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ नहीं हुआ। ना, घोषित नहीं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। अपने साथ आपके, हमारे पास में पावर है और हमारे साथ में नंबर है, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊंगा, मैं ये होऊंगा, ये फैसले हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये पार्टी के अंदर कोई हलचल नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? पूजा जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये सारा मामला अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने लंबित है। इस पे अभी तत्काल मेरा कुछ या तो ये इलेक्शन कमीशन का मामला है वाघमारे साहब, या तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, या तो पारिवारिक मामला है। अगर पारिवारिक मामला है तब तो चलिए इंडिया गठबंधन चल सकता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन वाला मामला है तो फिर कैसे, क्या चीजें होंगी? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये मामला चूंकि लंबित है, वहां पर उनका निर्णय आना है, उस निर्णय के बाद तय हो जाएगा। तो घर घर में सुलझाने की कोशिश हो रही है क्या? तो घर घर में सुलझाने की कोशिश हो रही है कि इलेक्शन कमीशन से पहले मामला? तो हमने, ये हमारे घर का ही मामला है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। हमने कब कहा कि कोई स्प्लिट हुआ है, विघटन हुआ है? और हम लोग को पहले दिन से आदरणीय शरद पवार जी को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पूरा भरोसा है कि मन परिवर्तन शरद पवार का भी होगा। एक बात बताइए, अजीत पवार को जिम्मेदारी दी गई है क्या कि वो जाके शरद पवार अपने चाचा को मनाए कि अरे आप भी साथ में आ जाइए? क्यों? वो पार्टी के नेता हैं, क्यों नहीं बात कर सकते? अजीत दादा को पूरा अधिकार है अपने ढंग से बात करने का, और हमारी पूरी पार्टी ने उनको अधिकृत किया हुआ है, क्यों नहीं बात कर सकते? शाहना एनसी हमारे साथ में जुड़ गई, बीजेपी की प्रवक्ता। मैं आपके पास आ रही हूँ श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, पवार जी की बनाई, मैं आती हूँ। शाहना एनसी, आज जिस तरह से बीजेपी के नेता बड़ा कॉन्फिडेंटली, आ रही हूँ वाघमारे साहब, बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि उनका भी मन परिवर्तन होगा, इस कॉन्फिडेंस के पीछे की क्या वजह है? देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है लोगों के लिए काम करना, महाराष्ट्र के जनहित में काम करना। और जो लोग वो जनहित में काम करना चाहते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहते हैं, तो फिर उनकी स्वीकारता के साथ उनका स्वागत है। लेकिन जो यहाँ सिर्फ टिप्पणी करना है और कंफ्यूजन पैदा करना है, मैं मानती हूँ कि उसके प्रति मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मतभेद तो हर जगह हो सकती है, लेकिन एक विचारधारा, एक लक्ष्य कि देश में प्रगति हो, उन्नति हो, स्थिरता हो और महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उसी लक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी काम करते आ रही है। और मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में हमें पता चलेगा कि सही मायने में जनता ने किसको स्वीकारा है। और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि वो स्वीकार करेंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने काम कर दिखाया है जमीनी स्तर पे। साइना एनसी जी, बस एक छोटा सा सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 27 जून का बयान था, जिसमें उन्होंने एनसीपी के ऊपर काफी कठोर हमला किया था और 2 जुलाई को ये घटनाक्रम घटा है, तो उसको दोनों को जनता किस रूप में देखे? भाई 27 जून को आप कहते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, तमाम आरोप लगते हैं, और फिर 2 जून को जो है कि वो 2 जुलाई को सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं, वित्त मंत्री भी बनते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या वाली दुविधा की स्थिति तो लोगों के सामने में उत्पन्न हो गई है। देखिए, जनरलाइज करना मुझे नहीं लगता है सही होगा, विश्लेषण करना आपका काम है। हम राजनीतिक रूप से कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ इसको स्वीकार करते हैं कि हमारे नेतृत्व ने एक डिसीजन लिया है, जहां अच्छे लोग आए हैं,
वो स्वीकार करते हैं, और बल्कि उनको प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री से, शायद उस वजह से इतनी भारी तादाद में लोग आए हैं आज। अब वाघमारे साहब के पास आते हैं। वाघमारे साहब, देखिए सीधा सीधा एक बात तो तय है कि अगर शरद पवार साहब का दिल पसीज गया और उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि उनके लिए फायदा बीजेपी के साथ जाने में है, तो ये इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका है कि नहीं? मैं एक बड़ी जनरल, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे इससे इधर मैं ये पूछ रही हूँ कि उनके जाने से नुकसान मानते हैं कि नहीं गठबंधन को? देखिए, आज की देश की स्थिति और महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि बीजेपी के चेहरे के ऊपर कालिक पोछी गई है, तो जो भी इंसान बीजेपी के बाजू में खड़ा रहेगा उसको जनता स्वीकार करेगी नहीं। तो इस अगर पोजीशन को आप देखते हो, तो अगर जो आप ईफ की बात कर रहे हो, अगर ईफ में ऐसा कुछ होता है तो उसका इंडिया गठबंधन और जनता के साथ उनका जो प्रभाव है उसके ऊपर असर नहीं गिरेगा, क्योंकि जो भी बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा उसको जनता स्वीकारेगी नहीं। यही बात शरद पवार भी कह रहे थे पहले, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, यही बात शरद पवार ने भी कही कि जो बीजेपी के साथ जाएगा वो बर्बाद होगा। देखिए, हम लोगों का इस मामले में बहुत स्पष्ट मत है कि आज देश की जरूरत को अगर कोई पूरा कर सकता है और अगर देश को कोई बेहतर नेतृत्व दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण इस देश को जो प्रगति जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों की मुल्क की महत्वाकांक्षा है। फिर जाओ भाजपा में मोदी जी। मैंने बाघमारे जी को बहुत शांतिपूर्वक सुना। मेरी बात सुन लीजिए। इस देश के आज 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ये मांग है, वो ये सोचते हैं कि देश विकास करे। आज पूरे देश प्रगति करना चाहता है। तो जब अजीत पवार अकेले गए थे तो अब शरद पवार की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उनके बिना, यानी अजीत पवार को अब ये लगने लगा है कि शरद पवार के बगैर उन पार्टी कंप्लीट नहीं है और वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे? एक दूसरे के पूरक हैं क्या चाचा भतीजे, कि दोनों की बात समझ में आ रही है? देखिए, आप फिर समझिएगा, हम लोग अलग थे ही नहीं। हम लोगों में एक मतांतर हुआ है, पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं हुई है। और ये कई बार राजनीति में इस प्रकार के ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी बात से सहमत नहीं होते हैं। असहमति का मतलब ये नहीं है कि कोई युद्ध हो गया है, पद के कारण थी कि बीजेपी के कारण थी? बात नहीं कर सकते। एक और चीज बताइए, असहमति पद के कारण थी कि बीजेपी के कारण थी? नहीं, असहमति हमेशा जब भी राजनीतिक दलों में होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा कोई मुख्य कारण होता है। और इस बार वो मुख्य कारण निश्चित रूप से देश की प्रगति और देश का विकास था। हम लोगों की स्पष्ट मान्यता आज भी है, पीछे भी थी और कल भी रहेगी। 1 अरब 40 करोड़ लोगों के मुल्क को आगे बढ़ने के लिए एक नेतृत्व चाहिए, तो आदरणीय मोदी जी के अलावा कोई दे नहीं सकता। अमित तिवारी भी जुड़ गए हमारे साथ में, बीजेपी के नेता। हाँ पूजा जी, मेरी बात सिर्फ स्पष्ट बात है कि अगर एनसीपी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को इतना लगता है कि मोदी जी देश के और हमारे बड़े नेता उनके हो सकते हैं, तो फिर एनसीपी में रहने का मतलब क्या है? अजित पवार को लेके आप बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि राजनीति नेताओं के ऊपर चलती है और जो नेता के ऊपर आपका विश्वास है। अब आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस शरद पवार अच्छा मानते हैं तो वो शरद पवार कांग्रेस में आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। सबकी अपनी पार्टी, अपनी स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा? इस समय कांग्रेस को नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पूरी की पूरी नीतीश कुमार जी के साथ उनकी पार्टी की मेंबरशिप ले लेगी क्या? तो फिर मोदी जी के साथ चले जाइए ना। दिल पर हाथ रख के बताइए, शरद पवार पर पूरा भरोसा करते हैं आप? शरद पवार पर आपको दिल पर हाथ रख के जरा बताइए, भरोसा है कि वो आपके साथ ही रहेंगे? दिल पे हाथ रख के बताता हूँ पूजा जी कि पवार साहब इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और भाजपा के खिलाफ रहेंगे। ये मैं दिल पे हाथ रख के आपको बताता हूँ नेशनल टेलीविजन पे। वो इंडिया के साथ रहेंगे और भाजपा के खिलाफ रहेंगे। आज तक जो आप और हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से जनता के प्रति, वो सभा में पूरी तरह से टीका कर रहे हैं भाजपा और मोदी जी के। तो भाजपा के लोग क्यों कह रहे हैं कि उनका मन परिवर्तित होगा? तो ये बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है? आप उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए, प्रवक्ता का बयान सुनिए, क्यों ये कॉन्फिडेंस है? इसका मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, दुनिया को खबर, आप बेखबर। बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस इसके लिए है कि बीजेपी 11 प्लेयर के साथ क्रिकेट नहीं खेलती, 13 प्लेयर के साथ क्रिकेट खेलती है। उनके पास ईडी है, चुनाव आयोग है,
इनकम टैक्स है, सीबीआई है, तो- इसके लिए कॉन्फिडेंस है। तो वाघमारे बाकी साहब, कुछ नहीं है। ईडी सीबीआई के कारण ही आप लोग साथ साथ आ गए। अमित तिवारी इसका जवाब दीजिएगा। अमित तिवारी ये कह रहे हैं कि आप डरा डरा कर अपने साथ लोगों को ला रहे हैं, और आपके पास अजीत पवार, तो शरद की क्या जरूरत है आपको? शरद पवार क्यों चाहिए आपको? क्यों उनका मन परिवर्तन कराना चाहते हैं? और राहुल जी ने एक सवाल उठाया कि जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आज आपको उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अजीत पवार, अब शरद पवार की भी आपको जरूरत है, अब आप चाहते हैं कि उनका हृदय परिवर्तित हो, क्यों? वाई? नहीं, एक देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो प्रधानमंत्री अगर उस वक्त जो कहते थे, हमारे जी छोड़ दीजिए उस बात को। इस मुद्दे पे हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बयान को पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कीजिए वाघमारे साहब। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कीजिए। एक सवाल तो है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड राहुल जी, जरा अमित तिवारी को बहुत देर से जोड़ा हुआ, लेकिन एक भी बार मौका नहीं मिला। बोलिए अमित तिवारी। जी पूजा जी, मैं ये कह रहा था कि शरद पवार जी माननीय नेता हैं और उन्होंने राजनीति को बहुत ही लंबे अरसे से देखा है। तो और जब उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी में वो उम्मीद दिख रही है, जब वो विपक्षी गठबंधन के साथ भी कुछ बैठकें की हैं उन्होंने, तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी जी के तौर पे एक उम्मीद उनको नजर आई, एक संभावना नजर आई कि देश आगे और बढ़ सकता है, तो वो शायद उनका हृदय परिवर्तन होगा। और जब वो हृदय परिवर्तन होगा तो वो हमारे साथ आएंगे। इसमें कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले वो यही कांग्रेस थी जो कहती थी चिक चिक के कि कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। आज जब वो संभावनाएं तलाश रहे हैं, तब ये कांग्रेस चिक चिक के कह रही है कि घोटाला था। तो आप अपने आप को घोटालेबाज साबित करने पे क्यों लगे हुए हैं? माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या मुझे बताएंगे कि वो अपने आप को घोटालेबाज साबित करने पे क्यों लगे हुए हैं? जब वो उनके साथ रहते हैं तो कैसे वो अच्छे हो जाते हैं, और जब उनके साथ नहीं रहते हैं तो कैसे वो भ्रष्टाचारी रहते हैं? ये बताएं कांग्रेस के प्रवक्ता। झूठ बोलना। अमित जी, किस कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर? लेके आ रही है। कभी भी कांग्रेस ने अजीत पवार के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। अमित जी, तमाम आरोप जो लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे थे। वो आरोप, तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगे। कांग्रेस ने तो वो आरोप लगाया नहीं। तो बीजेपी पहले तो आरोप लगाती है, फिर अपने तरफ बुलाती, कहती है अच्छी चीज है। नहीं, एक सिंपल सा सवाल है अमित जी कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, अरे आपने उद्धव ठाकरे को तोड़ ही लिया था, अजीत पवार को तोड़ के ले आए थे, तो फिर बहुत मजबूत स्थिति थी, तो फिर शरद पवार की भी जरूरत क्यों पड़ रही है? राहुल लाल जी, बड़ा सवाल ये है कि आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको आप आरोपी कहते थे वो आज आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि जो बीजेपी को कोसते थे उनको भी बीजेपी के लोग अच्छे लगते हैं। तो राजनीति में तो दोनों की महत्वाकांक्षा है ना, दोनों की अपनी स्वार्थ पूर्ति है, जिस कारण से एक दूसरे के साथ में आकर खड़े हो जाते हैं राजनेता। देखिए, इस बात से मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 48 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य होता है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी गड़बड़ चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 48 में से दोनों 14 और 19 में एनडीए के 41 सीटें आई थी उद्धव ठाकरे के साथ। जब से इन्होंने उद्धव ठाकरे को तोड़ा और वहां से एकनाथ शिंदे को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उद्धव ठाकरे के जो है कि पार्टी संगठन का नाम भी छीन लिया, तमाम तरह की चीजें, चुनाव चिन्ह भी छीन लिया उनसे। तमाम पिछले 1.5 सालों में जो इलेक्शन हुआ है वहां पे हर चुनाव में वो जीतते हुए रहे। एकनाथ शिंदे ने छीना। नहीं, मैं कह रहा हूँ एकनाथ शिंदे ने किया वो सब। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तो आखिर वो और एकनाथ शिंदे को मिली कुर्सी, एकनाथ शिंदे को बीजेपी के आगे तो वो कुर्सी चली गई उल्टा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एकनाथ शिंदे को कुर्सी मिली और वहां पे जनता का आक्रोश बीजेपी के प्रति है। जमीनी स्थिति रिपोर्ट दिख रही है, सहानुभूति जनता के साथ है। ऐसे स्थिति में देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त मजबूत नहीं है, इसलिए सबको साथ लाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। अमित तिवारी, इधर से बिठाओ उधर से बिठाओ, सबको जोड़ जोड़ के आप परिवार कुनबा बढ़ा रहे हैं। वहां पर बीजेपी तो अपने दमखम के साथ में चुनाव लड़ने लगी थी ना, एकला चलो की राह पर चलने लगी थी ना, फिर अब इन सबकी जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? सवाल है। नहीं पूजा जी, सवाल बिल्कुल आपका वाजिब है, लेकिन एक चीज आपको समझने की, जो बाला साहब ठाकरे का जो उनका एक संकल्प था कि वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, उनके बेटे आज और कांग्रेस के साथ जाते हैं, और उनके ही गुट के कुछ लोग समझते हैं। बाला साहब ठाकरे ने आपको पता है, उन्होंने तो इमरजेंसी का भी समर्थन कर दिया था अमित तिवारी जी। उन्होंने जो इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लगा था उसका भी बाला साहब ठाकरे ने समर्थन कर दिया था। आपने इतिहास नहीं पढ़ा है?
तो जब उनके ही समर्थक लोग जब ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ ना जाएं, वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नहीं देखना चाहते हैं अपने आप को, तो वो अलग हुए। उसमें भाजपा कहां से रोल प्ले करती है? उसमें तो भाजपा का उनका तो वो अंदरूनी मामला है। जहां तक भाजपा के समर्थन से तो मुख्यमंत्री बने हैं ना हमारे साहब, भाजपा के समर्थन से ही तो मुख्यमंत्री बने हैं। वो किसके समर्थन से मुख्यमंत्री बने? भाई साहब, अभी भी शिवसेना जो है वो एक अलग संगठन है, भाजपा के साथ आकर नहीं मिली है। अरे सुनिए, जी अरे बताइए। देवेंद्र फडणवीस का बयान आप सुनिए, उन्होंने खुद कहा भाई साहब, जब देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे देवेंद्र तो आप ही के लोग कह रहे थे, तो आप ही बोल रहे थे कि ऐसा कोई घोटाला नहीं है, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, शरद पवार पे कोई इल्जाम नहीं है, वो पाक साफ है। आप ही बोल रहे थे। तो भाई आप बीजेपी के नेताओं के बयान को मानते हैं या फिर विपक्ष के नेताओं को बयान को मानते हैं? आप ही जब बोल रहे अमित थे, जी, और अब आप ही अमित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है 27 जून का बयान। मैं डिबेट को पीछे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन चूंकि आपने उस मुद्दे को ले गए, प्रधानमंत्री ने कहा ठोक ठोके कि एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर करारा हमला होगा। एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे कहाँ और एक एक सब भ्रष्टाचारी को आप वित्त मंत्री एक चले एक जा रहे हैं, तमाम तरह के मंत्रालय सौंपते जा रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी अनोखी लड़ाई तो दुनिया ने पहली बार देखी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी अनोखी लड़ाई। आपको ये मानना पड़ेगा अमित जी, महाराष्ट्र में आपकी स्थिति कमजोर है और अमित तिवारी एक चार्जशीट दिखाइए, आप एक एफआईआर दिखाइए, आप एक आंदोलन दिखाइए जो शरद पवार प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। आपको बात आरोप लगाने के एक सेकंड। हाँ वाघमारे साहब, देखिए 2014 से 2023 तक प्रधानमंत्री ने कितनी बार झूठ बोला है, उसका पता अगर आप निकालेंगे। अरे झूठ तो प्रियंका गांधी बोल रही है। अरे आप सुनिए, राजनीति में ये सच्चाई झूठ की बात छोड़ दीजिए वाघमारे साहब, सच्चाई झूठ की बात छोड़िए, अपने अपने लिहाज से हर कोई ये काम कर रहा है। मैं तो फिर से एक सवाल पूछ रही हूँ कि कांग्रेस को इस वक्त शरद पवार का साथ चाहिए, और ये एक बड़ा झटका अगर हो सकता है, अगर एक तरफ आपकी मुंबई में वहां बैठक होगी इंडिया महागठबंधन की, जहां पर इस बार जो फॉर्मूला है वो तैयार होगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा चुनाव, कहां पर किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन नेता होगा, कहां पर कौन नेतृत्व करेगा, किसको कहां पर सीट दी जाएगी, उससे पहले मुझे तो लगता है कि एकदम क्लियरली आके शरद पवार को कह देना चाहिए था कि हम नहीं आने वाले हैं, हम नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसी बात करने की जरूरत क्या? आप ये बात तो मानते हैं कि राजनीति में अगर ये बात कही जाए कि वो हमारे नेता हैं और ये लोकतंत्र में अधिकार है, तब कहां गया था वो लोकतंत्र जब वो कोस रहे थे अपने भतीजे को कि ये धोखेबाजी है? अभी मुझे बात करने का मौका दीजिए। देखिए, मैं वापस कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ है, तो भी भाजपा के खिलाफ हमारे साथ रहेगा, वो इंडिया में शामिल होगा और इंडिया से हम काम करेंगे। हमारे में कुछ भी गलत फहमियां नहीं है, पवार साहब के भी दिल में कुछ भी गलत फहमियां नहीं है। वाघमारे साहब, आपने नीतीश कुमार को देखा नहीं होगा किस तरीके से पवार साहब का मन एकदम साफ है, आप भले ही कहते हैं, लेकिन द्विवेदी साहब बड़ा क्लियर है कि वो तो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। केजरीवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जब शरद पवार जी इनके साथ रहते हैं तो वो पाक साफ रहते हैं, जो ही वो भाजपा में जाते हैं तो उनके ऊपर ये कांग्रेस वाले ही आरोप लगा देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। देखिए, इंडिया का गठबंधन अभी हुआ नहीं, मैं भाजपा की बात कर दूं, भाजपा के पास अभी एक वर्ल्ड लेवल का नेता है। आप आज अभी जो तस्वीर दिखा रही थी, 40 साल बाद हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री है जो उस देश में पहली बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, करनी चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस गई। अगर आप यहाँ के तमाम सर्वे देख रहे हैं तो आपको राजभवन श्रीवास्तव, शरद पवार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पे रहूंगा। वो खुद कहते हैं कि जो बीजेपी के साथ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, और एक तरफ उनको ये इस तरह की बातें करना कि वो आएंगे, उनका हृदय परिवर्तन होगा, मन परिवर्तित होगा, ये दोनों बातें तो बड़ी अलग अलग है ना। पूजा जी, मैं इस बात जल्दी से स्पष्ट कर दूं, INDIA के साथी पूरी तौर से भ्रमित है, और उस भ्रम के पीछे कारण ये है कि ना तो उनके पास इस देश के लिए कोई कार्यक्रम है, ना इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के विकास के लिए उनके पास कोई योजना है। देश के प्रधानमंत्री आजकल सरकारी बयानबाजी की तरह करने लगे हैं, जैसे बताते हैं कि ये, अरे मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं है। सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में ये आमतौर पर होता रहता है।